क्या रीजन है इसके पीछे कि अर्ली एज में ये हमारी स्पाइन जो है वो खराब हो रही है? हाँ, आजकल हम प्रैक्टिस में देख ही रहे हैं कि अर्ली एज में पेशेंट्स बच्चे आते हैं, 25 साल से लेकर 35 साल के बच्चे युवा वर्ग आता है और लोअर बैक में पेन के कंप्लेन करते हैं, अपर बैक में भी होती है। इसका मेन रीजन है कि वो कल्चर कैसा अपना, पोस्चर का भी फर्क पड़ता है कि हम कैसे, हाउ टू सिट, कैसे बैठे हैं। बिल्कुल, यूजली अपने को सिट अपराइट बैठना चाहिए बिना किसी सपोर्ट के, ठीक है, जिससे होता है इस वाले में नहीं बैठना है, ऐसा कुछ। ये स्पाइन क्यों बोलते हैं आप इसको, ऐसा कुछ, ये सर्वाइकल स्पाइन का प्रॉब्लम। जब कभी भी अपना सर्वाइकल स्पाइन आगे की तरफ जाता है, न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रहता, तो उसका जो वेट है जो न्यूट्रल पोजीशन में रहता है वो तकरीबन 5 kg के आसपास रहता है। जितना एंकल आगे बढ़ता चला जाता है उतना ही उसका वेट बढ़ता चला जाता है और उस वेट को ना सहन करने के लिए अपनी मसल्स को फिर ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। अगर लंबे समय तक एक ही पोजीशन में अगर अपना नेक रखते हैं तो उसकी वजह से फिर लिगामेंट स्ट्रेन होता है, मसल इंजरी होने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर अपन देखते हैं कि फ़ोन देखने के लिए अपन गर्दन को आगे झुकाते हैं, आईपैड को देखने के लिए गर्दन आगे झुकाते हैं, तो इन सब में गर्दन आगे जाने की वजह से उसका वेट बढ़ जाता है क्योंकि जो सैटेलाइट बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। बैलेंस ख़राब होने की वजह से मसल ओवरवर्क करते हैं और पेन होता है। इसको अपन बोलते हैं टेक नेक, कि अपन टेक्नोलॉजी की वजह से अपन इसको नीचे देख रहे हैं बार बार में और प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कौन सिखाएगा सर? हमारे अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि कोई सिखा रहा हो कि आपको कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक, हाउ टू सिट, इज हाउ टू मूव। तो ये चीज़ें या तो हमें किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा या फिर स्कूल में एजुकेशन होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। ये सब चीज़ें कैसे ठीक हो पाएगी? साल में एक बार आपको फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। क्या होता है सर ब्रेन फॉग? ब्रेन फॉग मोमेंटली अपना ब्रेन काम करने बंद कर देता है। ऐसा क्या हो रहा है कि इंडियंस की स्लीप खराब हो रही है या इंडियंस अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं? ऐसा कुछ होता है कि ब्रेन कभी नहीं सोता है? ब्रेन सोता है, ब्रेन को सोना जरूरी है। सपने आ रहे होते हैं हमारे को सोते टाइम, वो कंडीशन क्या होती है? क्या होता है हमारे ब्रेन में जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं? मतलब अपना ब्रेन या डोपामिन कहता है कि मेरे को और चाहिए, ऐसा कुछ होता है। इतने तरीके के केमिकल्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं जो हमारे ब्रेन में होता है? तो क्या कंडीशन होती है ऐसे कि ब्रेन हेमरेज कैसे हो जाता है? फिर जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता लगता है कि ब्रेन हेमरेज हो गया, या फिर आसान भाषा में बोले तो दिमाग की नस फट गई। कैसे हो जाता है ये? इससे पहले कोई सिम्टम्स आते हैं? हमारी अधिकतर एक्टिविटीज़ हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती है, इसलिए हमारे ब्रेन का हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी गलतियां करते हैं जिससे कि हमारी ब्रेन हेल्थ ख़राब होती चली जा रही है, जो कि बहुत स्केरी है। आज का हमारा ये पॉडकास्ट ब्रेन हेल्थ के बारे में है। हम आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर पवन जैन, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अल्कोहल, स्मोकिंग हमारे ब्रेन को कैसे डैमेज करता है, ब्रेन फॉग क्या होता है, डिमेंशिया, अल्जाइमर, ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस कॉन्वर्सेशन में हम बहुत डीप जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम हमारे ब्रेन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे स्टार्ट हुई सर ये जर्नी डॉक्टर बनने की? कि जनरली लोग सोचते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं हम तो सोचते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो आपने किसी को देख के डिसाइड किया कि मेरे को न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन बनना है, या फिर वहीं जैसे होता चला गया कि? नहीं, मेरे फादर ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। मैं भरतपुर जिला, आपने नाम सुना होगा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर इज ए बिजनेसमैन। उनकी इच्छा थी कि वो न्यूरो से डॉक्टर बने, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए, तो मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। उन्होंने मुझे पुश किया कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। मैंने उनकी इच्छा का सम्मान किया, मेहनत किया इसके लिए। 12वीं के बाद मैं कोटा गया, PMT क्रैक किया। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से मैंने MBBS किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ही मैंने MS में यहीं पे किया। MCS मैंने GMC से किया, न्यूरो सर्जरी में। न्यूरो सर्जन बनना है, इसके लिए मेरा ये था कि जो हमारी MS में आउट पोस्टिंग्स लगते हैं, तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि पेशेंट किस क्रिटिकल कंडीशन में आता है, बचाते हैं उसको और वो पेशेंट मरण अवस्था से जीवित होकर वहाँ पे जाता है, तो मैंने सोचा कि सिर्फ न्यूरो सर्जन ही बनना है मुझे। न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन में क्या डिफरेंस होता है? न्यूरोलॉजिस्ट एक्चुअली व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम।
न्यूरॉन से संबंधित बीमारियों को अगर कोई दवा दे के इंजेक्शन दे के ट्रीट करता है, दैट इज न्यूरोलॉजिस्ट। उन्हीं बीमारियों को ना छोड़ के अगर दिमाग में कोई क्लॉट आता है, कोई ट्यूमर आता है, कोई फ्रैक्चर आता है जिसको कि दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है, उनको फिक्स करने की जरूरत पड़ती है, वो एक न्यूरोसर्जन होता है जो कि इन्वेजिव प्रोसीजर के द्वारा ट्यूमर को निकाल के, ऐसे के गुच्छों को या ब्लीड को निकाल के ऑपरेशन करते हैं और उससे मरीज को नया जीवन मिलता है। जैसे आजकल ऐसे हो रहा है कि अर्ली एज में बैक पेन स्टार्ट हो जाता है और जब न्यूरोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि L4 L5 में प्रॉब्लम है। तो अर्ली एज में ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? हम अभी ज़्यादा नोटिस करने लगे हैं इन सब चीज़ों को, या फिर हमारी लाइफस्टाइल ख़राब हो गई है? क्या रीज़न है इसके पीछे कि अर्ली एज में ये हमारी स्पाइन जो है वो ख़राब हो रही है? हाँ, आजकल हम प्रैक्टिस में देख ही रहे हैं कि अर्ली एज में पेशेंट्स बच्चे आते हैं, 25 साल से लेकर 35 साल के बच्चे युवा वर्ग आता है और लोअर बैक में पेन के कंप्लेन करते हैं, अपर बैक में भी होती है। इसका मेन रीज़न है कि वो कल्चर कैसा है, अपना लाइफ स्टाइल कैसा है, लंबे समय तक एक ही जगह पर सिटिंग पोजीशन में रहना, मूवमेंट ना करना, एक्सरसाइज कम से कम करना और जंक फूड खाना, हेल्दी फूड नहीं खाना। अब दूसरी बात, डिहाइड्रेशन होना, मीन्स लगातार अपन बोलते हैं कि 2 लीटर पानी अपने को पीना चाहिए, वो अपन नहीं पी पाते हैं और सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स पर ही निर्भर रहते हैं उस टाइम पे। तो इस सब की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, अपने मसल टाइट होते हैं, उन सब की वजह से बैक पेन होता है। पोस्चर का भी फर्क पड़ता है कि हम कैसे, हाउ टू सिट, कैसे बैठे हैं? बिल्कुल, यूजली अपने को सिट अपराइट बैठना चाहिए बिना किसी सपोर्ट के, ठीक है? जिससे तो ऐसे वाला एंगल होता है, इस वाले में नहीं बैठना है, ऐसा कुछ? ये स्पाइनल क्यूब बोलते हैं अपने इसको, ये इससे काइफोसिस भी हो जाता है। तो इन सब की वजह से मसल्स पर, लिगामेंट्स पर, इन सब पर अंडर स्ट्रेन पड़ता है। जब कभी स्ट्रेन ज़्यादा होता है, लिगामेंट खींचते हैं, मसल पर स्ट्रेन आता है और पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अपन आजकल की भाषा में फ़ोन को कान पे रखते हैं, इस तरह से दबा के रखते हैं और अपन बात करते हैं, लिखते रहते हैं। दिस इज टेक्स्ट। जैसे कभी कभी होता है कि हम लॉन्ग सिटिंग हो रही है कि कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या फिर लॉन्ग राइड कर रहे हैं बाइक से, तो ये जो शोल्डर ब्लेड होती है अपने पीछे, तो वहाँ पे पेन होने लग जाता है। क्या वो अर्ली साइन है अपनी स्पाइन खराब होने का या ऐसा कुछ? ये सर्वाइकल स्पाइन का प्रॉब्लम, जब कभी भी अपना सर्वाइकल स्पाइन आगे की तरफ जाता है, न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रहता, तो उसका जो वेट है जो न्यूट्रल पोजीशन में रहता है वो तकरीबन 5 kg के आसपास रहता है। जितना एंकल आगे बढ़ता चला जाता है उतना ही उसका वेट बढ़ता चला जाता है और उस वेट को ना सहन करने के लिए अपनी मसल्स को फिर ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। अगर लंबे समय तक एक ही पोजीशन में अगर अपना नेक रखते हैं तो उसकी वजह से फिर लिगामेंट स्ट्रेन होता है, मसल इंजरी होने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर अपन देखते हैं कि फ़ोन देखने के लिए अपन गर्दन को आगे झुकाते हैं, आईपैड को देखने के लिए गर्दन आगे झुकाते हैं, तो इन सब में गर्दन आगे जाने की वजह से उसका वेट बढ़ जाता है क्योंकि जो सर्कुलर बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। बैलेंस ख़राब होने की वजह से मसल ओवरवर्क करते हैं और पेन होता है। इसको अपन बोलते हैं टेक नेक, कि अपन टेक्नोलॉजी की वजह से अपन इसको नीचे देख रहे हैं बार बार में और प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कौन सिखाएगा सर? हमारे अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि कोई सिखा रहा हो कि आपको कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक, हाउ टू सिट, इज हाउ टू मूव। तो ये चीज़ें या तो हमें किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा या फिर स्कूल में एजुकेशन होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। तो ये कैसे पता चलेगा कि हम गलत बैठे हैं या गलत मूव कर रहे हैं? ये सब चीज़ें कैसे ठीक हो पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि साल में एक बार आपको फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं है तब भी, कुछ है तो दिखाना ही पड़ेगा। खैर, इसको बोलते हैं अपन रिहैबिलिटेशन, नॉट रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन अपन तब करते हैं जब अपने को कोई तकलीफ है और अपन उसको करेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। रिहैबिलिटेशन अपने को कुछ होने की उम्मीद है तो अपन उसको होने से पहले ही रोकें, दैट इज रिहैबिलिटेशन। तो अपना पोस्चर किस प्रकार का है, अपन उस पोस्चर को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए अपने को फिजियोथेरेपिस्ट या अपने ट्रेनर्स जो होते हैं उनसे अपने को मिलना चाहिए और एक प्रॉपर क्वेश्चन मेंटेन करके रखना चाहिए। कोई ऐसी एज होती है जैसे कि 30+ या 35+, उसके बाद में हमें स्पाइन हेल्थ के लिए कोई सप्लीमेंट या कोई ऐसा टैबलेट जो कंटिन्यू स्टार्ट करनी चाहिए या कोई विटामिन, ऐसा कुछ? अपन फीमेल्स के लिए बोल सकते हैं कि मेनोपॉज के बाद उनको
कोई ना कोई विटामिन डी या कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए। मेल्स में अपन बोलते हैं कि 40 ईयर्स के अराउंड जब कभी भी अपना जो एनाबॉलिक स्टेट है वो कम होना शुरू हो जाता है और कैटाबॉलिक स्टेट चालू हो जाता है, उस टाइम पे कैल्शियम, विटामिन डी, सब का लॉस चालू हो जाता है बॉडी से, देन यू कैन टेक सप्लीमेंट्स। बट इन सब के साथ में भी आपको फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर लेना जरूरी ही है। पोल्यूशन से कितना क्या इफेक्ट होता है हमारा स्पाइन? पॉल्यूशन से ऐसा स्पाइन पर, पर्टिकुलर स्पाइन पर कोई इफेक्ट मुझे लगता होगा, स्पाइन या हमारे ब्रेन पे? ब्रेन पर अपन मान के चल सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन से अपने ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अपना जो ब्रेन है उसमें फॉगिंग, जो अपन बोल रहे हैं ब्रेन फॉग होता है, ये सब की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी। क्या होता है सर ब्रेन फॉग? ब्रेन फॉग कई कारणों की वजह से हो सकता है। नहीं, होता क्या है सर ये? ब्रेन फॉग मोमेंटली अपना ब्रेन काम करने बंद कर देता है, जिससे कि एक क्लैरिटी नहीं होती है, यू कैन से ही। और जो अपन एक सबकॉन्शियस माइंड जो होता है अपना, सिर्फ वही काम कर रहा होता है। कॉन्शियसली अपन कि अपने को क्या डिसीजन लेना है, क्या अपना सराउंडिंग्स चल रहा है, उसके अपन क्या रिएक्ट करना है, उसमें अपन जो अपना डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, ऐसा कह सकते कि ये चीज करनी है नहीं करनी है, कंफ्यूज रहता है। और ये सब्सटेंस अब्यूज की वजह से भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम होने की वजह से भी हो सकता है। जब अपन बोलते हैं कि हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आने के टाइम में ब्लड फ्लो जो होता है वो भी कम हो जाता है, उस टाइम पे भी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। आजकल सर ऐसा चल रहा है कि कोई एक मशीन होती है जिसमें फ्रेश ऑक्सीजन लेने के लिए मशीन में जाते हैं और उसमें 100% फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, तो उससे क्या बोलते हैं उसको, HBOT करके कुछ? हाँ, दैट इज हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। वो यूजफुल होती है? वो किन्हीं मेडिकल कंडीशंस में यूजफुल हो सकती है, जैसे कि स्ट्रोक है, हेड इंजरी है, ऑटिज्म है और PTSD डिसऑर्डर्स हैं, उन सब में कुछ हद तक कुछ काम कर सकती है। एज सच इसका कितना रेलेवेंस है, कितनी रिकमेंडेड है, अभी तक इस पर शोध ही चल रहा है। स्लीप कितना इफेक्ट करती है हमारे ब्रेन को? आजकल एक सर्वे में पता लगा है कि इंडिया स्लीप डेप्रीवेशन में 2nd नंबर पर रैंक करता है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि इंडियंस की स्लीप खराब हो रही है या इंडियंस अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं? इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है? इंडियंस आर वेरी गुड वर्कर्स। अपन ग्लोरीफाई भी करते हैं इस चीज़ को कि मैं इतना कम सोता हूँ, इतना ज़्यादा काम करता हूँ, बट दिस इज नॉट राइट। अपने को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है इन अ नॉर्मल अडल्ट। बच्चों में यही 10 से 12 घंटे तक हो सकती है इन न्यूनेट्स, इन्फेंट्स। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है अपनी रिक्वायरमेंट कम होती जाती है, बट स्टिल इन अडल्ट यू हैव टू टेक 7 to 8 hours ऑफ स्लीप, गुड स्लीप। अगर अपन स्लीप नहीं लेते हैं, दैट इज वेरी वेरी बैड। इट इज वर्स देन अल्कोहल एडिक्शन, मोर देन। अच्छा, अल्कोहल लेने से भी ज़्यादा खराब है अच्छी नींद नहीं लेना? कैसे सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? एक स्टडी है। अच्छा। इस स्टडी में ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ट्रक ड्राइवर्स को एक ग्रुप बनाया जिसमें कि उनको 40 आवर्स तक स्लीप डिप्राइव्ड रखा। दूसरे वो वाले ड्राइवर्स जिनको कि 60 ml अल्कोहल दिया फॉर 2 days, 60 to 120 ml। तो ये पाया गया कि वो ड्राइवर्स जिनको कि सिर्फ अल्कोहल दिया गया, उनका डिसीजन मेकिंग, उनकी रिस्क असेसमेंट की जो कैपेसिटी थी वो अच्छी थी इन कंपैरिजन टू जिनको कि 48 आवर्स के लिए सोने नहीं दिया था। अच्छा। तो स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट में लोगों में कॉग्निशन का, मेमोरी का, रिस्क असेसमेंट का, कंसंट्रेशन का, ये सब का बहुत प्रॉब्लम होता है। और ये सब लोग खास करके जो डिसीजन मेकिंग है और रिस्क असेसमेंट है वो सब इनका स्लो हो जाता है। अच्छा। स्लीप में मैं बताऊँ आपको, 2 तरह का स्लीप होता है, दैट इज REM स्लीप एंड NREM स्लीप। ये एक फेजेस में काम करते हैं। REM स्लीप में अपन ड्रीम्स देखते हैं और NREM स्लीप में अपन बाकी का जो स्लीप साइकिल है वो चलता है, उसमें 90 मिनट्स के। तो इन सब में भी REM स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ गुड फॉर मेमोरी एंड मूड। अगर अपन उसको पूरा नहीं करते हैं तो सुबह अपने को लगता है कि अपन फ्रेश नहीं उठ रहा है। तो गुड स्लीप है NREM एंड REM स्लीप दोनों होना जरूरी। ऐसा कुछ होता है कि ब्रेन कभी नहीं सोता है? जो ब्रेन सोता है
सोता है, ब्रेन को सोना फिर जब जरूरी हम है। सपने आ रहे होते हैं हमारे को सोते टाइम, वो कंडीशन क्या होती है? वो अपने स्लीप का एक हिस्सा है जो मैंने बताया कि आर्यन स्लीप में अपने को सपने आते हैं, ड्रीम्स कुछ नहीं, ड्रीम्स अपना इमेजेस एंड वीडियोस होते हैं जो कि एक विविड फॉर्म में अपने को आर्यन स्लीप में दिखते हैं। उस टाइम पे अपना हार्ट रेट, बीपी ये सब बढ़ता है और साथ में अपने को टेम्पररी पैरालिसिस का भी अनुभव होता है। बट दिस इज द deepest part of, you can say, deepest part of sleep, where you can think, you can see also, but you cannot do anything in that period. अल्कोहल कितना डैमेज करता है हमारे ब्रेन को? Alcohol is the mostly abused neurotoxin in world. क्या होता है हमारे ब्रेन में जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं? Alcohol is a, you have you heard the name of blood-brain barrier? ब्लड इज आइसोलेटेड ऑर्गन इन बॉडी। ओके, ब्लड को बाकी के टॉक्सिन्स जो बॉडी में आते हैं उनसे बचाने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ओके, मीन्स जो भी टॉक्सिन्स ब्लड में घूम रहे हैं सीधा ब्रेन पर इफेक्ट ना करें, बिकॉज ब्रेन इज ए वेरी डेलिकेट ऑर्गन। ओके, कोई भी टॉक्सिन उसमें अंदर जाता है तो अपना इफेक्ट डालता है, तो सारे टॉक्सिन्स ना जाए उसके अंदर, इसके लिए अंदर एक बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, अल्कोहल is a hydrophilic agent, मतलब that is soluble in water। तो जैसे अपन अल्कोहल लेते हैं that rapidly dissolve in the blood और वो सीधा ही ब्रेन पर अटैक करता है, और because of alcohol जो अपने सेल्स हैं वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। अल्कोहल की कंजम्पशन के बाद अपना कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स या न्यूरो मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं अपने, उनका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे होता है, जिसमें कि डोपामिन जो होता है वो सर्ज होता है और सेरोटोनिन आता है, जिसकी वजह से प्लेजर और कामनेस का फीलिंग होता है और साथ में अपने को हैप्पीनेस मिलता है। क्या होता है सर डोपामिन? डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोमॉड्यूलेटर। इट इज अ मॉलिक्यूल विच गिव्स यू रिवार्ड, विच गिव्स यू विच इज इम्पोर्टेंट इन मेमोरी, इन लोकोमोशन, इन मूवमेंट, इन सब के लिए डोपामिन बहुत जरूरी होता है। बट इट इज द, you can say it is an addictive substance. Whenever there is a surge, dopamine surge, you feel happy. ये कैसे होता है? एडिक्शन कैसे हो जाता है डोपामिन से? एडिक्शन जब कभी भी आप कोई भी अब्यूज करते हैं जिससे कि आपको हैप्पीनेस मिलता है, उस टाइम पे डोपामिन सर्ज होता है। ओके, इसके साथ में दो वर्ड्स हैं, दैट इज आप सुनते होंगे कि डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस। टॉलरेंस इज कि आपने एक सब्सटेंस का अब्यूज किया, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो स्मोक है, कुछ भी आपने किया और एक एक्स अमाउंट ऑफ डोपामिन निकला, आप इसको लगातार कर रहे हैं, तो एक्स अमाउंट डोपामिन निकलने के लिए आपको जो अल्कोहल और स्मोक की मात्रा है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज टॉलरेंस। मतलब सेम हैप्पीनेस आपको पाने के लिए आपको दुगना या तिगुना आपको ड्रिंक करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस मिलेगा। दिस इज टॉलरेंस। But with this continuous exposure of any substance in body, brain adapt कि मुझे इतना अमाउंट तो चाहिए काम करने के लिए, that is called as dependence। तो जब कभी भी अपन मॉर्निंग में उठते हैं तो अपने को हैंगओवर फील होता है, तो उस टाइम पे ब्रेन सोचता है कि इतना लेवल कम हो गया मेरा, अब मैं काम कैसे करूँ। देन वी फील दैट, जो फीलिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज हैंगओवर। ओके, तो ऐसे होता है कि जैसे मैंने आज स्टार्ट किया है अल्कोहल लेना, तो बाद में वो क्वांटिटी बढ़ती जाती है। दिस इज टॉलरेंस। मतलब अपना ब्रेन या डोपामिन कहता है कि मेरे को और चाहिए, ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अपना जो ब्रेन सेल्स है वो उस अमाउंट के लिए अडेप्ट हो गया, और अडेप्ट होने के बाद वो उतना डोपामिन नहीं निकालता है जितना कि अपने को ब्रेन को चाहिए हैप्पीनेस के लिए। तो एक निश्चित अमाउंट या एक्स अमाउंट निकालने के लिए उसको ज़्यादा लेना पड़ेगा, जिससे कि उतना डोपामिन निकले और अपने को हैप्पीनेस फील हो। ओके, और स्मोकिंग से क्या होता है? सेम, स्मोकिंग ऑल्सो डोपामिन सर्ज होता है। डोपामिन सर्ज होने के बाद हैप्पीनेस फील होता है, अपने को प्लेजर महसूस होता है और अपने को एडिक्शन लगता है इसका। वेपिंग के बारे में सुना है सर आपने? सुना है। वेपिंग इज ई सिगरेट, इट इज ए काइंड ऑफ सिस्टर ऑफ स्मोकिंग। मैंने कहीं तो पढ़ा था या कहीं तो सुना था कि जैसे स्मोकिंग हमारी पूरी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है और वेपिंग जो है हमारे ब्रेन के लिए होती है। बिल्कुल, वेपिंग में कुछ केमिकल्स अपन लिक्विड कुछ यूज़ करते हैं, और दैट इज अ कॉकटेल ऑफ सम
केमिकल्स, और इसको लेने के बाद भी डोपामिन सर्ज होता है। साथ में कुछ अदर जो मेडिएटर्स होते हैं इसको, या जो अपन कैरियर बोलते हैं कि जो इस लिक्विड में कैरियर्स भी हैं, उन सब की वजह से न्यूरो इन्फ्लेमेशन होती है। मीन्स जगह पर दिमाग में सूजन आती है, जिसकी वजह से सेनाइल एट्रोफी होती है। मीन्स उम्र के यंग ब्रेन में भी एट्रोफिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। साथ में इन्फ्लेमेशन मीन्स सूजन आनी शुरू हो जाती है दिमाग में धीरे धीरे। और जब कभी भी अपन वेपिंग करते हैं, वेपिंग लिया, सर्ज आया वो डोपामिन का, तुरंत कम हो गया, तो वो सर्ज को मेंटेन रखने के लिए अपने को कंटिन्यूसली वेपिंग करना पड़ेगी। सर इन सब के होते हुए भी अगर अपन कंटिन्यूस वेपिंग करते हैं तो आपको अदर सब्सटेंस अब्यूज की भी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि निश्चित अमाउंट तक वो डोपामिन सर्ज आता है, उसके बाद आपको प्लेजर नहीं मिलता, देन यू गो फॉर अदर सब्सटेंस। तो ये भी एक उसका बहुत मेजर साइड इफेक्ट। आपको पता है सर, जैसे जब वेपिंग आया था तो उस टाइम पे इसको इस तरीके से मार्केट किया गया था कि ये सिगरेट की लत छुड़वाने के लिए इसको मार्केट किया जा रहा था। लेकिन अभी जो रिसेंटली इसके टेस्ट हुए हैं उसमें पता लगा है कि इसमें भी निकोटिन होता है। निकोटिन होता है, डेफिनेटली निकोटिन होता है। अगर आप ये बात करें तो अपने को 1940 से पहले अपन देखें तो उस टाइम पे कई डॉक्टर्स भी सिगरेट का प्रमोशन करते थे कि हाँ। सर आपने नोटिस किया हो कि जब इंडियंस जितनी भी ट्रेन है उनमें एक ऐसे लगा होता था उस सिगरेट का जो धुआं होता है, ट्रेन पे सारी ट्रेनों में लगा हुआ होता था। बिल्कुल। तो एक तरीके से मार्केट करने का या प्रमोट करने का ही वो था। लेकिन अपने को उस टाइम पर पता नहीं था कि निकोटीन के और स्मोकिंग के इतने सारे इफेक्ट्स हैं जो कि अपने को लंग कैंसर और बॉडी में विभिन्न प्रकार के कैंसर्स करने में काम, मतलब उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही अभी अपने पास इस वेपिंग और ई सिगरेट का बहुत बड़ा डेटा अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। अभी ये पता लगाया नहीं जा सकता कि लॉन्ग टर्म में इसके क्या इफेक्ट होंगे। अभी अपने को इफेक्ट्स दिख रहे हैं, हाँ दिख ही रहे हैं। पेशेंट अर्ली एज में ही मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, कंसंट्रेशन डिस्टर्बेंसेस, एंड दे आर वेरी वेरी इरिटेबल। वो उनको किसी काम में मन नहीं लगता और हर चीज़ पर इरिटेट होते रहते हैं। तो ये सब जो मूड चेंजेस हैं, मूड स्विंग्स हैं, ये सारे सब्सटेंस अब्यूज की वजह से होते हैं। एक डिवाइस होता है जिसमें ऐसे फ्लेवर्ड लिक्विड भरा हुआ होता है ई सिगरेट, तो उसके हर पफ के साथ वो उसमें जो बैटरी लगी होती है वो उस लिक्विड को इतना गर्म करती है कि उसमें से धुआं निकलना, जैसे सिगरेट में आता है वैसा धुआं निकलना स्टार्ट होता है, और हर पफ के साथ ऐसे डोपामिन रिलीज होता है। तो उसको वो एक एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन देखो तो डोपामिन इज सेरोटोनिन, बट डोपामिन इज द एडिक्टिव मॉलिक्यूल। जब कभी भी आपको कोई प्लेजर लगता है तो उसमें डोपामिन सर्ज होता है। कितने तरीके के केमिकल्स होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से होते हैं जो हमारे ब्रेन में होता है? यू कैन से कि 4 तरह के मेनली जो कि ब्रेन में होते हैं: डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन एंड एसिटाइलकोलिन। क्या क्या काम होता है सर इनका? डोपामिन बताया आपको, जैसे कि डोपामिन इज ए रिवॉर्ड मॉलिक्यूल। ड्राइव कैसे, सुबह मॉर्निंग में अपन उठते हैं, अपने को ये काम करना है, दैट इज अ डोपामिन। रिवॉर्ड, मोटिवेशन, ये सब के लिए डोपामिन काम करता है। सेकंड इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज ए इनहिबिटरी मॉलिक्यूल, ओके, है ना। इसकी वजह से अपने को कामनेस और हैप्पीनेस मिलता है, प्लेजर मिलता है इससे, है ना। देन इज एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन एक्ट्स ऑन सिनेप्सिस, मींस देयर आर जंक्शंस इन द ब्रेन जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जाते हैं और उस न्यूरॉन को जोड़ने का काम एसिटाइलकोलिन करता है। ओके, इट इज गुड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर कॉग्निशन, मीन्स अपन क्या देख रहे हैं, अपने को क्या करना है, कंसंट्रेशन, मूवमेंट्स, इन सब में एसिटाइलकोलिन काम होता है। देन इज नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन इज अ फाइट एंड फ्लाइट मॉलिक्यूल। ओके, ब्रेन के एक हिस्से में, लोकस सेरुलियस में और अपने एड्रिनल ग्लैंड में ये प्रोड्यूस होता है। और अपने को सराउंडिंग्स में कैसे रिएक्ट करना है, उस स्थिति से निपटना है या अपने को भाग जाना, इसमें ये अपने को हेल्प करता है। इट इज कॉल्ड एज फाइट और फ्लाइट मॉलिक्यूल। ओके सर, डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्टिंग के बारे में सुना है आपने? फास्टिंग अपन कहे कि हाँ, अगर अपन डोपामिन को किसी और तरीके से अगर अपन सर्ज दे सकें बिसाइड सब्सटेंस अब्यूज, दिस इज कॉल्ड एज डोपामिन फास्टिंग।
like fresh air, good light, with exercise and good sleep. Because exercise is aerobic exercise or weightlifting exercise is a very good you can say जरिया है डोपामिन रिलीज होने का। नहीं सर, ऐसे जैसे डोपामिन फास्टिंग में क्या होता है कि मैंने कहीं तो पढ़ा सुना था कि जो भी डोपामिन फास्टिंग करता है या डिटॉक्स करता है तो उसको 24 आवर्स के लिए या फिर 2 डेज़ के लिए जैसे सोशल मीडिया हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, मूवीज, सेक्स, इन सब चीज़ें, फूड, इन सब से दूर रखा जाता है। और जब अगर वो 24 आवर्स तक नहीं रह पाता इन सब चीज़ों के बगैर तो मतलब वो सीरियस एडिक्शन है उसको डोपामिन से। हाँ, अभी अपन देखते हैं कि जो अपन फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर स्वैप करते हैं, ये स्वैप करने पर भी अपने को डोपामिन रिलीज होता है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली ऐसे स्वाइप करते रहते हैं। तो एक रील या एक वीडियो ऐसा आता है जो अपने को अच्छा लगता है, उसके बाद में 2-3 ऐसे आते हैं जो हमें अच्छा लगता है। कब 1 घंटा निकला, कब 2 घंटे निकले। और ये सब ये एक एडिक्शन है, एडिक्शन है। हाँ, और सेम हैप्पीनेस और सेम डोपामिन सर्ज अगर आप एक्सरसाइज के द्वारा और बाहर आउटिंग के द्वारा अगर आपको फैमिली मेंबर के साथ रहने के साथ अगर आपको आता है, बाकी चीज़ें हम इन सोशल मीडिया के चक्कर में या फिर ये कह सकते हैं कि डोपामिन की वजह से हम बाकी चीज़ें जो बाकी जो हैप्पीनेस है, बाकी जो लाइफ है, वो सब उन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इसी का ये जो सब्सटेंस अब्यूज़ है उसकी वजह से आपको वो हैप्पीनेस और वो डोपामिन सर्ज बाकी जगह नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से ये एडिक्शन होता है। सर, अगर डोपामिन का लेवल कम ज़्यादा होता है हमारे दिमाग में, ब्रेन में, तो उससे क्या होता है? जैसे डोपामिन का लेवल अगर कम हो गया तो क्या हो सकता है? मेजर जो डोपामिन लेवल अगर कम होता है, समटाइम इट हैपेंस विद एज ऑल्सो। अगर डोपामिन का लेवल एज के साथ कम होता है तो उसकी वजह से पार्किंसंस नाम का रोग होता है। क्या होता है सर पार्किंसंस में? बैठे बैठे हाथ हिलना शुरू होते हैं, ट्रेमर्स, अपना बॉडी का मूवमेंट कम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रैडिकाइनेसिया। ओके। चलने में बहुत धीरे धीरे शॉर्ट स्टेप्स लेता है, मूवमेंट स्लो हो जाता है। हाँ, मूवमेंट स्लो हो जाता है, मूवमेंट स्लो हो जाता है, शॉर्ट स्टेप्स हो जाते हैं, मुड़ने को बोलो तो मुड़ नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं कहीं। ये अर्ली एज में भी हो जाता है? अगर अपन जो स्टाइल चेंजेस अगर अपने को जल्दी हो रहे हैं, जो खासकर अभी वैपिंग और स्मोक की वजह से होते हैं, तो कई बार अर्ली एजेस में भी हो जाता है। अल्जाइमर क्या होता है सर? अल्जाइमर्स इज अ भूलने की बीमारी, अपन हम भाषा में बोलते हैं इसको। इसमें एसिटाइलकोलिन लेवल जो होता है ना वो कम हो जाता है। अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो अपने को सोचने और समझने की शक्ति देता है, उसमें न्यूरोनल लॉस हो जाता है, मीन्स ब्रेन जो है सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन लेवल कम होता है और साथ में न्यूरॉन्स कम हो जाते हैं वॉल्यूम में। और अपने को शॉर्ट मेमोरी, मतलब अभी अपन ने क्या किया, सवेरे क्या खाया, शाम को अपने क्या काम किया, ये सब अपन भूल जाते हैं। दैट इज कॉल्ड रिसेंट की चीजें भूल जाते हैं। रिमोट मेमोरी कि मेरा घर कहाँ पे था, मेरे कितने बच्चे, मेरी शादी कब हुई, मैं किस स्कूल में पढ़ा, ये सब अपने को याद रहता है। लेकिन अभी रिसेंटली अपन ने क्या किया, किस आदमी से मिले, उसका नाम क्या था सवेरे, वो अपन भूल जाते हैं। डिमेंशिया इट्स सेम न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, उसमें भी ये सेम रिमोट, रिसेंट और इमीडिएट मेमोरी, इन तीनों ही लॉस ही आता है। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे कल कोई इंसान ऐसे ठीक था, कहीं पार्टी वार्टी कर रहा था और सडनली उसको कुछ ऐसा होता है और गिर पड़ा और ख़त्म हो गया, मर गया। तो क्या कंडीशन होती है ऐसे कि ब्रेन हेमरेज कैसे हो जाता है? फिर जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता लगता है कि ब्रेन हेमरेज हो गया, या फिर आसान भाषा में बोले तो दिमाग की नस फट गई। कैसे हो जाता है ये? इससे पहले कोई सिम्टम्स आते हैं? नहीं, ब्रेन हेमरेज को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि अपन ये बोल पाए कि इसको ब्रेन हेमरेज होगा, ऐसा नहीं। ये क्या तो कंडीशंस होती है इसमें कि अपन बोल पाते हैं कि अगर किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है सडन डेथ की, तो अपन उसको स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है। जापान में जो नस का गुब्बारा जो अपन दिमाग की नस बोलते हैं, वो बहुत एंडेमिक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है वहाँ पर। वहाँ पर किसी घर के किसी एक जने को अगर ऐसा होता है तो बाकी सभी के घर जो भी मेंबर्स हैं, फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स को वो लोग स्क्रीन करते हैं। और मैं कहीं पे भी किसी भी जने को अगर एंडोजम या नस का गुब्बारा पता लगता है तो उसको ट्रीट किया जाता है। ऐसी स्थिति में ही सिर्फ अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। अन्यथा कई सारे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें कि इस तरह के
नसों के गुच्छे और नसों का गुब्बारा, एंड्रिज्म और एवीएम बनने की पॉसिबिलिटी होती है। इनको आप बिना स्क्रीनिंग के पहले ऑपरेट कर पाना नामुमकिन है। ब्रेन हेमरेज भी कई प्रकार का होता है। कोई सिम्टम्स नहीं आते कि सर दर्द हो रहा हो या ऐसा? कभी किन्हीं मरीजों में कभी सेंटिनल हेडेक्स हो सकते हैं। मीन्स वो हेडेक जो कि जीवन में उसको कभी नहीं हुआ, पहले 15-20 सालों में कभी नहीं हुआ, लेकिन अभी अचानक से हेडेक हुआ, फिर वो चला गया, फिर अचानक हेडेक हुआ, फिर वो चला गया। ये सेंटिनल हेडेक्स होते हैं। ये अपने को बताते हैं कि जहाँ पर एंड्रिज्म है या गुब्बारा है वहाँ से थोड़ा सा ब्लड लीक हुआ। अब ब्लड इज इरिटेंट फॉर ब्रेन, और जब कभी ब्लड ब्रेन में आता है, बाहर निकलता है, तो वो ब्रेन की जो झिल्ली है जिसको ड्यूरामीटर बोलते हैं उसको इरिटेट करता है, उससे हेडेक होता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं आपको। हाँ जी। ब्रेन जो कि पूरी बॉडी को पेन सेंसेशन फील करता है, ब्रेन खुद पेन इनसेंसिटिव होता है। ब्रेन के अंदर पेन के कोई सेल्स नहीं होते, कोई रिसेप्टर नहीं होते। इसी वजह से हम लोग अवेक पीरियड में कर पाते हैं। मीन्स जब कभी भी ट्यूमर या नसों का गुच्छा या कोई भी पैथोलॉजी ब्रेन के उस हिस्से में होती है जो कि इलैक्वेंट होता है, मीन्स जो कि हाथ या पैर को कंट्रोल करने वाला होता है, या बोली को कंट्रोल करने वाला होता है, या लैंग्वेज को कंट्रोल करने वाला होता है, उस हिस्से को अपन जब कभी ऑपरेट करते हैं तो ऐसी स्थिति में मरीज को बिना बेहोश किए अपन ऑपरेट कर पाते। मरीज सुन रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है, गिटार बजा रहा होता है, हनुमान चालीसा बोल रहा होता है, और ऑपरेशन हो रहा होता है। कैसे होता है सर ये सिर्फ जो अपना स्कैल्प है, जो अपना सर का है, सर का जो स्किन है, उसी को अपन लोग ब्लॉक कर देते हैं लोकली इंजेक्शन लगा के। बाकी उसको जनरल एनेस्थीसिया होता है वो नहीं देते, पूरा सुनने नहीं करती। सिर्फ जो स्कैल्प है, जो अपना सर की स्किन है, उसी को अपन ब्लॉक करते हैं। सर कभी ऐसा होता है जैसे एक्सीडेंट होता है और पेशेंट कोमा में चला जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है? कोमा एक वेग टर्म है। जैसे सर में कोई क्लॉट आता है, कोई चोट लगती है, कोई ट्यूमर आता है, उसका ब्रेन पर क्या इफेक्ट होता है, ये नापने के लिए एक स्कोर होता है जिसे हम बोलते हैं GCS। जो लंबाई नापने सेंटीमीटर है, वजन के लिए किलोग्राम होता है। वैसे ही सर में कोई क्लॉट होता है, उसकी वजह से ब्रेन पर क्या इफेक्ट आया है, इसके लिए GCS होता है। GCS इज ग्लासगो कोमा स्कोर। नॉर्मल वेरियर आपका 15 होता है। जिनका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है, ब्रेन डेड होते हैं, उनका 3 होता है मिनिमम। ये स्कोर अगर 8 से कम है, 8 और 8 से कम, तो उस स्थिति को मेडिकल टर्म में कोमा बोला जाता है। इसके लिए मेजर करने के लिए कोई डिवाइस आता है क्या? कोई डिवाइस नहीं होती, ये क्लिनिकल कंडीशन, क्लिनिकल स्कोर है, जिसमें कि मोटर स्कोर क्या है, आई स्कोर क्या है, वर्बल स्कोर क्या है। 3 इसके कंपोनेंट होते हैं। इसके आधार पर अपन नापते हैं कि इसका GCS कितना है। क्या डिफरेंस क्या होता है ब्रेन डेड कंडीशन और कोमा में? ब्रेन डेड इज GCS 3, मीन्स ब्रेन इज नॉट वर्किंग एट ऑल। लेकिन कोमा की स्थिति में ब्रेन काम कर रहा होता है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस लेवल है पेशेंट का वो कम होता है, लेकिन ब्रेन काम कर रहा होता है। नहीं हो रहा होता है। ब्रेन डेड कंडीशन में कुछ फील नहीं होता उसको। ब्रेन डेड में ब्रेन इज नॉट वर्किंग, ब्रेन में ब्लड का सप्लाई नहीं होता, ब्रेन में जो ब्रेन फंक्शंस हैं वो कर नहीं रहे होते हैं। साथ में उसके जो ब्रेन से रिफ्लेक्सेस हैं, दिमाग की जड़ या ब्रेन स्टेम बोलते हैं हम इसको, वहाँ पर ब्रेन की एक्टिविटी को नापने के लिए रिफ्लेक्सेस होते हैं कि आंखों की पुतलियाँ कैसी हैं, कॉफ रिफ्लेक्स है कि नहीं है, डॉल्सल मूवमेंट है कि नहीं है, वो नहीं होते हैं। अगर ये कंडीशन 48 आवर्स तक रहती है तो अपन 1-2 टेस्ट करके पता करते हैं कि ब्रेन फंक्शन है कि नहीं। उसके बाद ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जाता है। जैसे इसमें एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं EEG, दूसरा होता है एंजियोग्राफी, ठीक है, तीसरा होता है कैलोरिक टेस्ट। ये तीनों टेस्ट अगर नेगेटिव आते हैं तो अपन पेशेंट को डिक्लेयर करते हैं ब्रेन डेड। उसके बाद अगर पेशेंट के लिए रेडी होते हैं तो अपन ब्रेन ऑर्गन डोनेशन की तरफ जाते हैं। जैसे आज किसी को चोट लगी है, आज हमने उसका ब्रेन स्कैन करवाया, MRI या CT स्कैन, तो उसमें अभी कुछ नहीं आता। लॉन्ग टर्म में जाके, बाद में जाके कुछ ऐसा हो सकता है कि 1-2 साल के बाद में कुछ उस चोट लगने की वजह से कोई बीमारी हो सकती है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जब कभी भी चोट लगती है तुरंत ही बोले तो विदिन 6 आवर्स और 24 आवर्स ही अगर कुछ क्लॉट आना होता है आ जाता है। किन्हीं कंडीशंस में डिलेड हेमाटोमास डेवलप हो सकते हैं। तो इसके लिए वो पेशेंट जिनको कि हेड इंजरी हुआ है, सर में चोट लगी है, जो 10 साल से कम की उम्र के हैं,
60 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, जो खून को पतला करने की दवाइयाँ लेते हैं, जिनको बेहोशी आई है चोट लगने के टाइम पर, नाक या कान से कहीं से खून आया है, जिनको उल्टी भी हुई है ना, उन मरीजों को 24 to 48 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। एक बार एडमिशन के टाइम पे, एक बार छुट्टी होने से 12 घंटा पहले हम लोग CT स्कैन करके देखते हैं, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई नया क्लोट डेवलप नहीं हुआ है। ओके, पैरालिसिस में क्या कंडीशन होती है सर? पैरालिसिस कैसे होता है? पैरालिसिस वो सेम इट्स ए ब्रॉड टर्म। पैरालिसिस, दिमाग में कई सेंटर्स ऐसे होते हैं राइट में और लेफ्ट में। एक इंटरेस्टिंग बात, राइट साइड का ब्रेन अपनी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। लेफ्ट साइड का ब्रेन डोमिनेंट ब्रेन होता है, जो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, बोलने को, सोचने को, समझने को, लैंग्वेज एरिया को, और क्या मुझे रेस्पॉन्ड करता है, क्या उसका व्यक्तित्व मीन्स उसका पर्सनैलिटी कैसा है, वो लेफ्ट साइड का ब्रेन डिसाइड करता है। एक नॉर्मल तो उसमें जी एक सेंटर होता है, इसको हम बोलते हैं मोटर स्ट्रिप। मोटर स्ट्रिप ऑलमोस्ट दिमाग के बीचों बीच होता है। वो अपने हाथों की, पैरों की पावर को कंट्रोल करता है। वहाँ से फाइबर्स निकल के अपने स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हाथों में और पाँव में जाते हैं। तो इस पाथ में अगर कहीं पे भी ब्लड का सप्लाई रुक जाए या वहाँ पर ब्लीडिंग हो जाए, उसकी वजह से पैरालिसिस होता है। कंप्लीट पैरालिसिस को प्लेजिया बोलते हैं, और अगर आंशिक रूप से पैरालिसिस है तो उसको पैरालिसिस बोलते हैं। ओके, तो इसके पहले कोई सिम्टम्स आते हैं? बिल्कुल, अगर कोई ट्यूमर है, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, तो पेशेंट को पहले हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, उसको अनइजीनेस फील होता है, उसके बाद फिर धीरे 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 उसको कमजोरी आती है। लेकिन अगर कोई वेस्कुलर इंसल्ट है, मीन्स कोई ब्लीडिंग हुआ या कोई खून का थक्का जमा है, उसमें पहले यूजली कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, एक सडन इवेंट होता है। ओके, पैरालिसिस में क्या होता है सर? जैसे कि किसी की फैमिली में कोई है तो उसको पैरालिसिस अटैक आया है, तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट क्या करना चाहिए कि उसको किसको दिखाना चाहिए? न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए या फिर जनरल फिजिशियन को दिखाना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए? पैरालिसिस ब्रेन में किसी एक हिस्से में, राइट में, लेफ्ट में, ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से या एक्सेसिव ब्लीडिंग, दो तरीके से हो सकता है। इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक अपन इसको बोलते हैं। ओके, जैसे ही कभी भी लगता है कि पेशेंट का हाथ पे या पैर में सूनापन आया है, बोलने में तकलीफ आई है, चेहरे पर एक तरफ कोई कमजोरी आई है, और उसको सोचने में, समझने में तकलीफ आ रही है, साथ में उसे अगर बेहोशी आ रही है, तुरंत ही पास के किसी सेंटर में जाएं जहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध हो। तुरंत उसका CT स्कैन या MRI होना चाहिए, जिसमें कि पता लगे कि जो ब्लीडिंग हुआ है या उसको खून का सप्लाई कम हुआ है। ब्लीडिंग होने पर ट्रीटमेंट अलग है, खून का सप्लाई या इस्चेमिक स्ट्रोक होने पर उसका ट्रीटमेंट अलग है। दोनों ही स्थितियों में गोल्डन आवर, जो अपन 4 घंटे के लिए बोलते हैं, गोल्डन आवर मीन्स अटैक आने से 4 घंटे तक, अटैक आने एक टेस्ट से 4 घंटे तक अगर पेशेंट को ट्रीट किया जाए तो ब्रेन का जो पार्ट डैमेज हुआ है वो वापस से जीवित हो जाता है, उसकी संभावना बनती है। अभी किन्हीं मामलों में 24 घंटे तक भी अगर अपन ट्रीटमेंट वो अलग करते हैं तो कई बार रिकवरी की संभावना बन जाती है। तो इसके लिए किसी भी तांत्रिक झाड़ू टोना वाले के पास ना जाकर, आजकल सर ऐसे हो रहा है कि लोगों का विश्वास भी है कि कहीं जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे कि हमें वहाँ पे डॉक्टर के पास गए, वहाँ तो कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं, कोई ठीक हुआ नहीं, पेशेंट कहीं तांत्रिक के पास या किसी धाम पे गया और वहाँ पे उनको अच्छा खासा ऐसे कुछ देखने को मिला कि हाँ रिकवर हो रहा है पेशेंट। नहीं, ये सिर्फ इस्चेमिक स्ट्रोक्स में हो सकता है जहाँ पर कि सेल्फ नेचुरल हीलिंग होता है। तो उस स्थिति में इनिशियल 4-5 डेज में मरीज अस्पताल में रहता है, जहाँ पर कि वो स्टेबलाइज होता है। जब वो रिकवरिंग फेज में होता है तब वो किसी दाम या तांत्रिक के पास जाते हैं, उस टाइम पर थोड़ा बहुत रिकवरी होती है। अच्छा, अल्टीमेट रिकवरी यूजली 3 महीने का टाइम लेती है वो, देन रिकवरी होती है उस टाइम। किस कारण से होता है ये, जैसे ब्लीडिंग हो जाना या फिर सप्लाई कम हो जाना, एज के साथ होता है या फिर किसी बॉडी में किसी चीज़ की कमी की वजह से, या किस वजह से हो जाता है? इसका मेन जो रीजन है दैट इज हाइपोटेंशन। एक्सेलरेटेड अनकंट्रोल्ड हाइपोटेंशन इज द मेन रीजन फॉर बोथ थिंग्स, इस्चेमिक स्ट्रोक भी और हेमरेजिक स्ट्रोक भी। इन दोनों में बीपी अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है,
है ना। साथ में जो लोग स्मोक करते हैं उन सब में जब डिस्लिपिडीमिया होता है या अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, उन सब की वजह से भी एम्बोलिक स्ट्रोक हो जाते हैं। ऊपर दिमाग में खून के क्लॉट जाते हैं और जो खून की नलियाँ हैं उनको बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे ब्लड का सप्लाई नहीं होता है और वहाँ पर आगे वाला पार्ट जो है ब्रेन का वो डैमेज हो जाता है। छोटी छोटी नलियाँ जो होती हैं जिनको अपन लेंटिकुलेट स्ट्राइट आर्टरीज बोलते हैं, उनमें ब्लड का सप्लाई नहीं होता है और वो वाला पार्ट डैमेज हो जाता है। अगर उन्हीं में बीपी अत्यधिक बढ़ता है तो वहाँ पर ब्लीडिंग भी होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग की संभावना की वजह, ब्लीडिंग होने की वजह से वहाँ पर स्ट्रोक होता है। इन दोनों स्थितियों में इलाज संभव है, जान बचाई जाती है, रिकवरी समय के साथ होती है, लेकिन समय 4 घंटे जो गोल्डन आवर्स है उसमें मरीज का आना अच्छा रहता है और अपन पेशेंट की रिकवरी ज़्यादा मान सकते हैं कि हो जाएगी। ओके सर, जैसे नॉर्मल हर इंसान को हेडेक होता है, वो हर सेकंड डे दवाई ले लेता है, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें कि या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? नॉर्मल हेडेक का आम भाषा में बोलते हैं माइग्रेन हो गया, वेस्कुलर हेडेक हो गया। उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है कि पेशेंट को हर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार इस तरह का हेडेक होता है। उसको पता लगता है कि ये हेडेक होने वाला है। कई सारे इसके एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, इंसाइटिंग फैक्टर्स होते हैं कि धूप में निकलने पर, भूखा रहने पर, कॉफ़ी चाय पीने के बाद इस तरह के हेडेक्स होते हैं। ये आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन वो हेडेक जो कि जीवन में पहली बार हुआ, 20 साल के बाद हुआ, सडन सीवियर हेडेक जो कि वॉमिटिंग के साथ हो रहा है। दूसरा वो हेडेक जो कि आपको रात में सोते हुए से जगा दे, वो हेडेक। तीसरा वो हेडेक जो हाथ में या पैर में किसी की कमजोरी के साथ हो, बोलने में तकलीफ के साथ हो, कानों में घंटियों के साथ हो, इन सबको किसी न्यूरोफिजिशियन या सर्जन को दिखाना चाहिए। ये कितना खतरनाक होता है कि जैसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ऐसे हेडेक होता है और कोई भी नॉर्मल इंसान केमिस्ट के पास जाता है और दवाई ले लेता है। अगर वो लंबा, इसकी हिस्ट्री लंबी है, मीन्स ये पिछले कई सालों से उसको चलता हुआ आ रहा है, तो ये यूजली माइग्रेन या वेस्कुलर हेडेक होता है। इसके लिए सिर्फ दवाई है, इसका इलाज है, है ना। अगर ये अनबियरेबल हो जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तब उस टाइम पे हम लोग ऑक्सीपिटल हेडेक जो ऑक्सीपिटल नर्व से उसका ब्लॉक लगा सकते हैं, उससे भी ट्रीट होता है। ओके एक नॉर्मल इंसान को ब्रेन स्कैन करवाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मल स्कैन करने से अपन कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे और कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में कोई इंस्टिट्यूट फाइंडिंग आ सकती है। जैसे कभी हमारे पास हेड इंजरी का पेशेंट आता है तो हमको CT स्कैन कराते हैं उसमें, तो कभी अपने को कोई एक छोटा सा ट्यूमर, कोई एक मेनिंजियोमा, कोई एक पिट्यूटरी ट्यूमर या कोई कैल्सिफाइड ग्रैन्युलोमा मिल सकता है, लेकिन उसका साइज, उसकी वजह से कोई सिम्टम तो नहीं है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम आगे कुछ ट्रीटमेंट का डिसाइड करते हैं। ह्यूमन ब्रेन वॉर्म में एक्टिव हो जाता है किस स्टेज पे या कितने महीने बाद में एक्टिव हो जाता है? जैसे हम महाभारत की स्टोरी सुनते हैं, उसमें अभिमन्यु ने कुछ सीखा था तो वो वॉर्म में था, तभी वो चक्रव्यूह के बारे में जान गया था। और आजकल ऐसे है कि गर्भ संस्कार के नाम से बहुत सी चीज़ें चल रही है, तो ये क्या यूज़फुल होती है? ह्यूमन ब्रेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बनना चालू होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर तक वो डेवलप हो रहा होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंत तक, मीन्स अराउंड 5 to 6 month, उसको सुनने का, समझने का और रेस्पॉन्ड करने का पावर आ जाता है। तो ऐसे में वो सुनता भी है और अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड भी करता है। ही कैन अंडरस्टैंड, ही कैन एश्योर कि उसको सब समझ में आ रहा है। तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट कि सुभद्रा माँ जब अर्जुन उनको समझा रहे थे कि किस तरह से चक्रव्यूह में जाते हैं, उसने उसको सुना और उस टाइम पे उसने उसको सीखा गई। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे शायद सुभद्रा माँ से हो गई और ही कैन नॉट अंडरस्टैंड और ही कैन नॉट लिसन कि आगे क्या हुआ। अभी का कोई सर्वे या अभी का कोई ऐसा केस जिसपे ऐसे महाभारत के टाइम का ये एक ही सुनने में आता है कि ऐसा ऐसा हुआ, अभी के कोई सर्वे में ऐसा आया कि ये गर्भ संस्कार जो चलते हैं ये यूज़फुल होते हैं या नहीं होते हैं? ऐसा मान्यता है कि सनातन धर्म में गर्भ संस्कार के बारे में बताया गया है। इस दौरान जब माँ सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है तो उसको विभिन्न प्रकार के वैदिक मंत्रोच्चार और उसको किस तरह से रहना है,
आइडियल शैली किस प्रकार की होनी चाहिए। हाँ, इनका मानना होता है कि वॉर्म में बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है और ब्रेन में वहीं से चीज़ें स्टोर होना या फिर याद रखना, मेमोरी चालू हो जाती है। क्योंकि अपना ये मानना है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव भी है कि ब्रेन के जो सेल्स बॉम्ब में बन जाते हैं वो ही रहते हैं, वो वापस नहीं बनते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे स्किन में यहाँ पर चोट लगी और स्किन में नई सेल्स बन जाती हैं, लेकिन ब्रेन सेल्स दोबारा नहीं बनती हैं। ब्रेन सेल्स में प्लास्टिसिटी होती है कि एक सेल्स अगर मर गई है तो दूसरा सेल उसका काम करना चालू कर देती है और वो नए नए सिनेप्सिस बन सकती है, लेकिन ब्रेन सेल नया बनना नामुमकिन होता है। तो इसकी वजह से जो मेमोरी और जो अंडरस्टैंडिंग बॉम्ब में और उसके बाद इनिशियल चालू होती है, जो कि अपन बोलते हैं कि 6 साल तक ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसमें जो मेमोरी और लर्निंग होती है वो भी लाइफ लॉन्ग रहती है। सर, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर सेक्सुअल अब्यूज, इन सब का लॉन्ग टर्म में जाके कोई बाद में इफेक्ट होता है? इससे बिहेवियर चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से ब्रेन के फंक्शंस पे या ब्रेन के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इससे जो बिहेवियरल चेंजेस है उस सब की वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या फिर हम बोलते हैं न्यूरोमॉड्यूलर इम्बैलेंस जो होता है, उससे पेशेंट में या किसी भी व्यक्ति में बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी चेंजेस हो सकते हैं। अच्छा, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए कोई एक्सरसाइज जो आप खुश रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में एरोबिक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस टाइम पर आप ऑक्सीजन अच्छा इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन उस टाइम पे ब्रेन में ज़्यादा पहुंच रही होती है, तो ब्रेन हेल्दी रहता है। साथ में अच्छी नींद लें। अच्छी नींद एक तरह का ब्रेन के लिए मी टाइम होता है। मी टाइम में वो रिलैक्स कर रहा होता है और अपना जो भी डिब्राई है, जो अपसिस्ट मटेरियल है बॉडी में है, ब्रेन में, उसको वो लिम्फेटिक्स के थ्रू बाहर निकाल रहा होता है। जितना कम अपन स्लिप लेंगे उतना ही वो वेस्टेज मटेरियल या एमोलेट मटेरियल अपन प्रोटीन बोलते हैं उसको, वो ब्रेन में रहेगा और उतना ही नुकसान करेगा, उतना ही जल्दी न्यूरो डिजेनरेटिव जो प्रॉब्लम्स हैं, डिमेंशिया, डिजेनरेशन, वो सब चालू होता है। 5 ऐसे कोई फूड जो ब्रेन हेल्थ और स्पाइन हेल्थ के लिए अच्छे हो? ऐसा बोला जाता है कि योर आपके ब्रेन के लिए आपकी जो प्लेट है वो कलरफुल होनी चाहिए। यू शुड हैव ए रेनबो ऑन योर प्लेट। इन सारे कलर्ड फ्रूट्स, चाहे वो ब्लैकबेरी है, रेसबेरी है, ऑरेंजेस, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी, ये सब होना चाहिए, है ना। कलरफुल प्लेट होना चाहिए जिससे कि आपको सारे विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स वो आपको मिले। विटामिन B12 क्या काम करता है? विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन B1, ये तीनों ही विटामिन ब्रेन सेल्स के माइलिनेशन में काम आते हैं। मीन्स ब्रेन सेल्स के ऊपर कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। उसमें वो क्या करता है कि वो इंडक्शन जो कि अपने टच किया और तुरंत अपने ब्रेन में पता लगाना, वो जो कंडक्शन हुआ उस सुपरफास्ट कंडक्शन को चालू रखता है वो। तो इनके माइलिनेशन के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है। कम होने पर झंझनाहट होना, पैरों में अकड़न होना, क्रैम्प्स आना, ये सब चालू होता है। ओके। और विटामिन B12 बॉडी में स्टोर कम होता है, इसके लिए अपने को उसको लेना ज़रूरी होता है। ब्रेन को कभी आपने ऐसे टच किया है, फील किया है, कैसा होता है? ब्रेन अपन कैडेवर में टच कर सकते हैं। ड्यूरिंग ऑपरेशन अपन ग्लव्स पहनते हैं तो ऐसे फीलिंग वैसा नहीं आता, और अपने इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी करते हैं। ब्रेन इज लाइक काइंड ऑफ ए जिलेटिन, और यू कैन सी आम भाषा में कि आटा जिसको ऊपर थोड़ा टाइट पका हुआ है, वैसा अपने को फील होता है। कैसे परफॉर्म करते हैं सर? ब्रेन सर्जरी कैसे परफॉर्म होती है, कैसे की जाती है? ब्रेन सर्जरी अभी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। कैसे? तो बाय पुटिंग इवन सिंगल स्मॉल होल 25 से 50 पैसे साइज का एक होल करके ऑन ब्रेन सर्जरी कर। कहाँ पे होता है वो होल? जहाँ पे भी ट्यूमर है। अच्छा। अभी एक नया मशीन है जिसको बोलते हैं नेविगेशन। ओके। नेविगेशन अपने को बताता है कि ट्यूमर यहाँ पर है, बिकॉज ब्रेन या स्कैन इज ए स्फीयर एंड यू हैव टू लोकेट दैट लीजन इन 3D स्पेस। ओके। 3D स्पेस में अपने को एक्यूरेटली नेविगेशन मशीन बताता है कि यहाँ पर ये लीजन है एंड शुड गो थ्रू दैट पाथ, दैट ट्रैक्ट। ओके। तो अपने को वहाँ पर एक होल करके अपन उसमें अंदर जाते हैं और सर्जरी परफॉर्म करते हैं। उसके लिए स्पेसिफिक सिलेंडर, बहुत ही डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा कोई बड़ा ट्यूमर है, कोई ब्लीड है, या अपने को दिमाग में सूजन है, उसके लिए अपने को डिकम्प्रेस करना है, उसके लिए अपन जो बड़ा ट्यूमर कन्वेंशनल सर्जरी होती है वो अपन करते हैं इसमें।
ओके। फोकस बढ़ाने के लिए कोई ऐसा कोई सप्लीमेंट या कोई फूड आता है कि हम अपना फोकस बढ़ा सकें? अच्छा कहा है। बाकी एक अल्फा जीपीसी के नाम से सप्लीमेंट आते हैं, मेलाटोनिन होता है, को लेने से कुछ साइड इफेक्ट होता है? बिल्कुल। अति सर्वत्र वर्जित है, मीन्स अति तो हर चीज़ की खराब होती है। तो वंस इन अ वीक यू कैन टेक अल्फा जीपीसी। 300 मिलीग्राम के टैबलेट्स आते हैं इनके। मोडाफिनिल आता है। डेली ले सकते हैं उनको? नुकसान करेगा। कितने टाइम तक ठीक रहता है? वंस इन अ वीक इज ओके। ओके। न्यूरालिंक क्या होता है सर? न्यूरालिंक आई थिंक इट इज़ अ कंपनी एंड यूएस बेस्ड कंपनी, और ये शायद एलन मस्क ने चालू किया है। जो पैरालिसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के थ्रू चिप इम्प्लांट करते हैं, और जिस भी बॉडी के पार्ट में उनको पैरालिसिस है वहाँ पर वो रोबोट के द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं, जिससे कि जो बीच का पाथवे है जिसमें कि पैरालिसिस हुआ है, जिसमें डैमेज हुआ है, वो सब हो जाता है, और वहाँ से डायरेक्ट जो पेशेंट सोच रहा होता है वो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट उस रोबोट को या उस चिप को दी जाती है, और उसके अनुसार वो हाथ और पैर काम करता है। बट ये सब अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। तकरीबन 6-8 महीने पहले उन्होंने एक क्लेम किया है कि दे हैव सक्सेसफुली इम्प्लांटेड अ चिप एंड दैट पर्सन, जो भी उनका सब्जेक्ट है, उसने काम करना चालू किया है। बट सी लेट्स लेट हाउ द लॉन्ग रिजल्ट्स आर। इंडिया में नहीं है अभी? शायद मेरी जानकारी में नहीं है। ओके। एक लास्ट मैसेज जो सर आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें कि हम हमारे ब्रेन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें, तनाव ना लें, और खासकर आप खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। अच्छा। व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, और अच्छी नींद लें, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें, और जहाँ तक कोशिश हो सके अब्यूज़ ना करें, ना अल्कोहल का ना स्मोक का। ओके। ऐसा करेंगे, घर वालों के साथ समय बताएं, खुश रहें। थैंक यू सो मच सर, हमें टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए, और कमेंट करके हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए जिससे आने वाली पॉडकास्ट मैं और अच्छे से बना सकूं।